देखते बेटा, नोट में एक पॉइंट लिखो, नोट में एक पॉइंट लिखो बेटा। लिख बच्चा, पहला पॉइंट, इन केस ऑफ ट्रेवलिंग वेव, है ना बेटा, ट्रेवलिंग वेव वाले केस में, है ना बेटा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर मैक्सिमम, है ना बेटा, दोनों मैक्सिमम होता है किस जगह पे, तो एट मीन पोजीशन, है ना बेटा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैक्सिमम होती है ना। कैसे, देखो बेटा, मान लो ये स्ट्रिंग, मान लो बेटा ये ऑसिलेशन में है ना बेटा, ठीक है। तब सोच के देखो, अगर कोई स्ट्रिंग का सेगमेंट, देख बेटा, स्ट्रिंग का सेगमेंट अगर यहाँ पे है ना बेटा, है ना, तो ये स्ट्रिंग का सेगमेंट ऐसे कर रहा है बेटा ऑसिलेट, बोल बेटा, है ना, ठीक है। तो देख बेटा, ये अगर मीन पोजीशन पे होगा, ये अपने अगर मीन पोजीशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये तो कंफर्म पता है तुमको, ऐसे बोल सकते हो ना। डीएम जो होगा बेटा वो क्या होगा, म्यू इंटू डी एक्स होगा बच्चा, है ना। डीएम हो गया बेटा म्यू इंटू डी एक्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट, क्या लिखोगे, डीके इक्वल टू हाफ डीएम इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा ए ओमेगा ना, कितना हो जाएगा ये, तो कहोगे हाफ डीएम, डीएम पुट कर लो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा ई स्क्वायर डीएक्स, बोलो बेटा, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बोलो बेटा, है ना। कहां पे निकाला मैंने, मैंने कहां पे निकाला, एट मीन पोजीशन, है ना बेटा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, डी के मैक्सिमम, ठीक है। अब देखते बेटा, अगर मैं कहना चाहूं पोटेंशियल एनर्जी की, है ना, और तुम सोच के बताओ, जो रस्सी हमने यूज की बेटा, वो स्ट्रिंग कैसा है, इलास्टिक है या नहीं, बोलते बेटा, इलास्टिक है या नहीं, खुद सोचो। जो रस्सी यहां से लेकर के यहां तक में टाइट थी, वो रस्सी अगर ऐसे हो गई तो लंबाई बढ़ी ना बेटा, लंबाई बढ़ी है ना, इसका मतलब एक्सटेंशन हुआ है ना, और अगर एक्सटेंशन हुआ है ना, तो कुछ कुछ स्प्रिंग जैसा बिहेवियर आएगा, है ना। तो कहोगे जितना इलोंगेशन होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा बेटा वो इलोंगेशन के अकॉर्डिंग होगा, है ना। तब सोचो, अगर मैं कहूं कि ये एलिमेंट अगर यहां पहुंच गया, ये एलिमेंट जब यहां पहुंच गया, है ना बेटा, जहां पे ये टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट का एंगल थीटा हो, है ना बेटा, तो क्या कहोगे, देखो ये हमारा एलिमेंट, ये है बेटा dx, ये था dx, थीटा एंगल जब हुआ, है ना बेटा, तो इसकी लंबाई बढ़ गई, ये हो गया dl, है ना बेटा। तो क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू dx बाई dl, बोल बेटा, cos थीटा इक्वल टू dx बाई dl होगा बेटा। अब क्या कहोगे कि dl इक्वल टू कितना हो जाएगा, dl इक्वल टू dx सेक थीटा, बोल बेटा, है ना। इसका मतलब इलोंगेशन इन dx, इलोंगेशन इन dx कितना हो जाएगा, dl माइनस dx इज इक्वल टू dx ऑफ सेक थीटा माइनस 1, है ना बेटा, बोलो, बात समझा ना। अब यहां पे महसूस करो बेटा कि थीटा जब मैक्सिमम होगा, है ना बेटा, तो इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, बोलो, थीटा जब मैक्सिमम होगा तो इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, है ना बेटा, और इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, है ना बेटा, तो उसकी पोटेंशियल
एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। बोल बेटा हाफ के एक्स पर, इलोंगेशन हाफ के एक्स का होता है बेटा। तो अब देख बेटा एंगल सबसे ज्यादा कहाँ है, देख के पहचानो तो, सबसे ज्यादा एंगल कहाँ बनेगा, बोलो बेटा मीन पे ही बनेगा, बोलो ना। सबसे ज्यादा स्लैंटनेस कहाँ आएगी, मीन पे ही ना आएगी बेटा, है ना। और कहाँ आएगी, तो लिख दिया एट मीन पोजीशन, समझा बेटा। तो मीन पोजीशन पे ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है बेटा, लिख ले। आर्यन बोलो। बोलो बच्चा। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। गोपाल। सर क्या हमें पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है ये वाला? लिख लो बिल्कुल। ओके। हेलो हाँ बोलो। सर, कल आपकी कोई क्लास थी क्या? नहीं। सर, और सर ये पूछना था कि सर जो गन शॉट होता है सर, उसमें सर 3 डायमेंशनल वेव कैसे होती है? किसमें? सर जो गन शॉट होता है, गन शॉट। ये क्या होता है? अरे सर, जो गन में से गोली निकलती है, हाँ हाँ उसमें क्या होता है? 3 डायमेंशनल वेव होती है सर, वो कैसे उसमें होती है सर? वो कौन सा वेव होता है? 3 डायमेंशनल। हाँ बेटा गन शॉट का जो वेव निकलता है, ठीक है, वो कौन सा वेव होता है? सर मतलब आप वैसे पूछ रहे हैं सर, लॉन्गिट्यूडनल और वैसे सर? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ स्ट्रिंग वेव है, साउंड वेव है, कौन सा वेव है ये? सर साउंड वेव होता है सर। साउंड वेव तो बेटा हमेशा जाती है 3 डायमेंशनल तो, है ना, तुम जो बोलते हो, है ना बेटा, वो चारों तरफ ट्रेवल करती है ना, एक्स वाई जेड तीनों में ट्रेवल करती है ना। यस सर। तो हो गया 3 डायमेंशनल वेव। ओके सर। इरेज कर दो बच्चों। अच्छा अभी लिख रहे हो, लिखो लिखो लिखो, नोट कर लो। लिखा है क्या वो आई? हाँ इन केस लिखा है बेटा। इन केस ऑफ। शिवम बोलो। गुड आफ्टरनून सर। सर अभी आपने जो लिखा एक प्लीज उसको शॉर्ट में एक बार फिर से समझा देंगे? बच्चा देख मैंने ये लिखा कि अगर स्ट्रिंग के मोलिकुल ऑसिलेट करते हैं ना बेटा, यस सर। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है बोलो? सो मेन पोजीशन। मेन पोजीशन। तो हम सब लोग जानते हैं ना बेटा मेन पोजीशन पे ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यस सर। ठीक। अच्छा अब बोला मैंने, देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, है ना। यस सर। ये पता करने के लिए क्या किया मैंने, कहा कि देखो स्ट्रिंग की लंबाई यहाँ dx थी, अगर Yes. ऑसिलेट करते हुए यहाँ चला गया तो लंबाई बढ़ गई। यस। लंबाई कितनी बढ़ी, निकाल लिया। यस सर। जब एंगल बढ़ता है तो सेकेंडाई बढ़ेगा, यस तो सर। ज्यादा ज्यादा एंगल होगा तो इलोंगेशन ज्यादा होगा, यस सर। है ना। और सबसे ज्यादा एंगल कहाँ पे है, मीन पे ना, देखो। यस सर। इसका मतलब मीन पोजीशन पे ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये जी मैंने सर। प्रूफ किया अभी, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, अभी रेस कर रहा हूँ बेटा। देख बच्चा, अब बात की जाए, अब बात की जाए बेटा वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग की। देखते बेटा, इमेजिन कर कि कोई एक स्ट्रिंग है, कोई एक स्ट्रिंग है फाइनाइट लेंथ का, है ना बेटा। स्ट्रिंग हमारा कोई फाइनाइट लेंथ का है ना। तो इमेजिन करो बेटा कि यहाँ तुमने कोई वेव भेजा, तो देख बेटा जब वेव यहाँ से भेजोगे तो जो एंड फिक्स है वहां पे जाएगा वेव, टकराएगा, लौटेगा वापस, है ना। तो देख बेटा हम तो भेजेंगे एक वेव, लेकिन अपने आप बन जाएगा 2 वेव। कौन कौन से?
एक तो ओरिजिनल और दूसरा जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। बोलो बेटा, बन जाएगी ना? दो तरह की वेव, एक ओरिजिनल और एक रिफ्लेक्टेड वेव। और वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी? सेम या अपोजिट? बोलो बेटा, अपोजिट ना? तो दो वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इंपोज करती है तो क्या होता है? दो वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इंपोज करेगी बेटा तो क्या बनेगा? स्टैंडिंग वेव, है ना बेटा? ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो क्या कहोगे? पहली बात कहोगे ओरिजिनल वेव, ओरिजिनल वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम द end, and hence there are two waves. They are true waves, original and reflected wave travel on string in opposite direction. ठीक है बेटा? क्या होती है यहां पे? दो वेव बन जाती है ना बेटा? जब दो वेव बन जाती है ना, तो क्या बोलोगे? सुपरपोजिशन of these two waves form स्टैंडिंग वेव, है ना बेटा? हर बार क्या होगा? स्टैंडिंग वेव बन जाएगा, है ना बेटा? क्या होगा? हर बार स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। ठीक है ना? अब बोलो, स्टैंडिंग वेव में नोड किसे बोलते थे? नोड्स किसे बोलते हो तुम? बोलो बोलो, नोड्स किसको बोलते थे बेटा हम लोग? जो रेस्ट में होता है, बिल्कुल सही बात। और एंटी नोड किसको बोलते हो? एंटी नोड किसको बोलते हो बेटा? जिसका सबसे ज्यादा होता है एम्पलीट्यूड, है ना बेटा? तो बताओ, जो फिक्स्ड एंड है, जो फिक्स्ड एंड होगा वो क्या बनेगा? जो फिक्स्ड एंड है वो क्या बनेगा? नोड, बिल्कुल सही बात। ये बनेगा बेटा नोड। तो अब बताओ, जो फ्री एंड होगा वो क्या बनेगा? फ्रेंड पे क्या बनेगा? बोलो बोलो, एंटी नोड, है ना बेटा? जो फिक्स्ड एंड होगा ये बनेगा नोड, और जो फ्री एंड होगा बेटा वो बनेगा एंटी नोड। ठीक है, बात समझे? है ना? लेकिन मुझे पता करना है ना, कि कोई भी स्ट्रिंग, अब मुझे पता करना है कि क्या कोई भी स्ट्रिंग किसी भी फ्रीक्वेंसी से कर सकता है वाइब्रेट? कोई भी स्ट्रिंग क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है, या कोई खास फ्रीक्वेंसी होगी? ये पता करना है बेटा हम लोग को अभी, है ना? नोट कर लो इसको फटाफट। ओम बोलो बेटा। सर पहला वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। पहला पॉइंट मैंने कहा कि अगर किस स्ट्रिंग में कोई भी हम वेव डालते हैं बेटा, तो पहले बताओ वेव का मतलब क्या होता है? सिंगल डिस्टरबेंस या कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस? कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब एक पल्स के पीछे एक और पल्स, एक और पल्स के पीछे एक और पल्स, है ना? यस सर। ठीक, तब बताओ जो वेव जा रही है वो टकरा के आएगी भी ना? हाँ तो स्ट्रिंग में दो हो जाएगी बेटा वेव। हाँ सर, दोनों वेव कैसे मूव कर रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में वेव मिलते हैं तो स्टैंडिंग वेव बनता है। हाँ वो थोड़ा हार्ड शब्दों में लिखा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। समझ गया ना? चलो
अब देखा जाए स्ट्रिंग की बात कि कौन से स्ट्रिंग किस तरह की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है बेटा, चलो अब बात की जाए, बेटा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ठीक है बेटा, मान लो स्ट्रिंग जो है वो दोनों एंड पे फिक्स्ड है, स्ट्रिंग जो है वो दोनों एंड पे फिक्स्ड है। मान ले बेटा स्ट्रिंग का ये एक पॉइंट, स्ट्रिंग का ये एक पॉइंट है ना बेटा, स्ट्रिंग की लंबाई l। तो बोल बेटा यहां पे क्या बनेगा, नोड, यहां पे क्या बनेगा, नोड, है ना बेटा। तो बताओ कम से कम लंबाई कितनी हो सकती है इसकी, ये दूरी कितनी हो सकती है, λ/2। नोड से नोड कितना होता है, λ/2 ना बेटा, बोलो, है ना बेटा। ठीक है, तो L जो होगा बेटा वो क्या होगा, λ/2, है ना। लेकिन मान लो अगर मैं कहूं कि बीच में अगर एक और नोड बन रहा है तो क्या होगा, तो जाएगा λ/2 प्लस λ/2, और एक बने तो λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, है ना बेटा। इसका मतलब इस राशि की जो लंबाई हो सकती है बेटा, ये हो सकती है λ/2 इंटू n, बोलो, है ना बेटा। इसका मतलब लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा 2l/n। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस कितना होगा, फ्रीक्वेंसी होगी बेटा v/λ। इसका मतलब nv/2l, बोल बेटा, होगा ना, बोलो बेटा, होगा nv/2l। बात समझा ना। तो अब बताओ बेटा अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करूं, है ना बेटा, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना लिखोगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए n = 1, n = 1। तो n = 1 जो होगा वो कम से कम फ्रीक्वेंसी हुआ बेटा b/2l, है ना, ये कम से कम फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे क्या बेटा हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जिस कम से कम फ्रीक्वेंसी से सिस्टम वाइब्रेट कर सकता है उसे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। और स्ट्रिंग का वाइब्रेशन कैसा होगा, तो देखो बेटा कहोगे स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स्ड हैं, ये बन रहा है नोड, ये बन रहा है नोड, है ना बेटा। वाइब्रेशन कैसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो बेटा, ऐसे, बोलो बेटा, है ना। ठीक है ना। कहोगे यहां नोड और बीच में एंटी नोड। ठीक है बेटा। अब मैं कहूं नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, इससे एक बड़ा, तो कितना लिख दोगे, n/2, n/2 पुट करो कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, v/l, है ना बेटा। अब बताओ ये फंडामेंटल का कितना गुना है, फंडामेंटल का कितना गुना है बेटा, 2 गुना है ना। जितना गुना होगा उतना हार्मोनिक बोलोगे, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे बेटा सेकेंड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल, समझा, इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, आगे देखो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन देखो, कहोगे ये नोड और ये नोड। ठीक है, वाइब्रेशन कैसा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो इस तरह का स्ट्रक्चर पहली बार आना बेटा, फर्स्ट टाइम क्रॉस, है ना बेटा। इसके पहले था क्या, नहीं था ना, तो पहली बार ऐसा हुआ, इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या है, इसी को बोलेंगे क्या बेटा, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है बेटा, ये है फर्स्ट ओवरटोन, है ना। तो सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन दोनों सेम ही है। ठीक है बेटा। अब मैं कहूं नेक्स्ट हायर, ठीक है बेटा, तो बोलो एफ कितना,
3v/12 बोल बेटा, ठीक है। 3v/12 में कौन सा हार्मोनिक हुआ? ये हुआ बेटा थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल का 3 गुना, थर्ड हार्मोनिक ऑफ फंडामेंटल, है ना बेटा। अब क्या लिखोगे? स्ट्रिंग का वाइब्रेशन, एक नोड यहां, एक नोड यहां, ठीक है बच्चा। स्ट्रिंग का वाइब्रेशन ऐसे कुछ होगा, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो इसमें कितने ओवरटोन है? इसमें कितने ओवरटोन है? 2 ना बेटा। तो ये क्या है? ये सेकेंड ओवरटोन, ठीक है बेटा। तो बताओ ये कौन सा हार्मोनिक है? ये कौन सा हार्मोनिक है? ये वाला फ्रीक्वेंसी बोलो, ये कौन सा हार्मोनिक है? ये है ना बेटा nth हार्मोनिक, है ना बेटा। और कौन सा ओवरटोन? कौन सा ओवरटोन? थर्ड तो सेकेंड, और ये सेकेंड तो ये फर्स्ट, तो ये कौन सा है? ये n-1th ओवरटोन, समझा बेटा, है ना। इस बात का ध्यान रखना, हार्मनी एंड ओवरटोन ये सब बच्चा म्यूजिकल वर्ड्स हैं, ये सब फिजिक्स का वर्ड नहीं है, सब म्यूजिकल वर्ड्स हैं, है ना बेटा। हाँ, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो ओवरटोन, वो हार्मोनिक कब प्ले करेगा वो तुमको बताया मैंने, ठीक है। लिख लो। स्मॉल एन कोई इंटीजर है बच्चा, प्रशांत, स्मॉल एन हमारा कोई इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ v/12 है ना। तो चलो मान लो अगर v का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड है, v मान लो 100 मीटर पर सेकेंड और लंबाई 1 मीटर, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, लंबाई 1 मीटर, तो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? और नेक्स्ट हायर, नेक्स्ट हायर 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200। अच्छा अब बताओ क्या ये स्ट्रिंग को 75 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करा सकते हो? नहीं। क्या इस स्ट्रिंग को 120 पे करवा सकते हो वाइब्रेट? नहीं। नहीं ना बच्चा। 350 पे, 350, 350, 890, 890, नो, बिल्कुल सही बात। वही हो सकता है जो 50 का मल्टीपल हो, है ना। तो क्या सीखा हमने कि हर स्ट्रिंग को हर एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। फटाफट लिखो इसको। रौनक टेंशन मत लो, समझा, टेंशन मत लो, सिर्फ पढ़ाई करो। जितनी जल्दी कोटा आ जाओ खुलने के बाद उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। नयन, सर वो फ्रीक्वेंसी ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? कहाँ नीचे? सर ये रहा सर वो nth हार्मोनिक पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। थैंक यू संस्कार, सर विस्कोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? हाँ करता है, नीचे बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। इनवर्सली है सर? हाँ, इनवर्स नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, अलग कोई फंक्शन है। आकाश, हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बेटा। सर जैसे हम पूछ रहे थे कि हम लोग का ऑफलाइन होने वाला है, तो हम लोग मतलब
कुछ लोगों का केवीपीआई का भी तो एग्जाम है ना सर, 31st को, हाँ, तो वो तो दे के ही आ पाएंगे। तो एग्जाम देखिए आएगा और क्या, ऑब्वियस ही बात है। तब तक तो हम लोग को ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जाएगा ना सर? बिल्कुल होना चाहिए। यही पूछना था सर। ठीक है बच्चे। शिवम, सर जो उसने फ्रीक्वेंसी और उसके बाद पूछा उसकी स्पेलिंग RESONANC है कि RESENENC? RESO है, RESO रेजोनेंस, और सर NA? NANCE। वीरेंद्र, हेलो सर, वो n क्यों लिखा हुआ है सर? L is equals to pi by 2 into n। L बराबर लैम्डा बाई 2 इंटू एन है बेटा। मैंने वही कहा कि देखो अगर कम से कम लंबाई होगी तो कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 होगी, क्योंकि नोड से नोड का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 2 होता है ना। यस सर। ठीक है, अगर बीच में और कोई बस सर नोड n नहीं है, अगर बीच में और कोई नोड नहीं है तो दूरी कितनी, लैम्डा बाई 2। लेकिन अगर और कोई नोड है तो, और कोई नोड अगर है तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 है ना। तो वैसे लंबाई क्या होगी, लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना बच्चा। चिंटू बोलो। सर जिस दिन सर हाँ? केवीपीआई सर उसी दिन मेजर टेस्ट है सर 11th क्लास का। हाँ, सर उसे कैसे देंगे सर? तो नहीं देना उसको, और क्या, कोई ना इसको कोई एक सर- छोड़ना पड़ेगा तुमको। अच्छा सर, पोस्टपोन नहीं हो रहा क्या? बोल रहे थे पहले। अरे पता नहीं बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ओम बोलो। सर ये जो आपने nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? मैंने कहा इन सब फ्रीक्वेंसी का अगर ये सब नाम है तो इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होना चाहिए। वो ठीक है, थर्ड हार्मोनिक के लिए है क्या वो? हाँ भैया, हार्मोनिक और भी होंगे बहुत सारे बेटा, थर्ड हार्मोनिक एंड थोड़ी है, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, 10th हार्मोनिक सब हो सकता है ना। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस के लिए नहीं है वो? है ना बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस एक इवेंट है, ऐसी फ्रीक्वेंसी से ही वो सोर्स और स्ट्रिंग रेजोनेंस में आएगा। ठीक है, वो क्या क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो बोलेंगे फंडामेंटल, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा, अब चलो बात करें स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, है ना बेटा, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। तो देख बेटा, एक एंड को फिक्स कर दिया और एक एंड को फ्री कर दिया वाइब्रेट करने के लिए, है ना। तो बता बेटा यहां पे क्या बनेगा, यहां बनेगा 90 नोड। ठीक है, तो बताओ यहां की दूरी कम से कम कितनी हो सकती है, बोलो बोलो, यहां कम से कम दूरी कितनी हो सकती है, लैम्डा बाई 4, है ना बेटा, लैम्डा बाई 4, है ना बेटा। ठीक, और अगर बीच में एक और आ गया तो नोड, बोलो कम से कम कितनी, लैम्डा बाई 4, है ना, उससे ज्यादा तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 4, मतलब लैम्डा बाई 4 इंटू 3, है ना। उससे ज्यादा हुआ तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, है ना बेटा। तो क्या कर दोगे कि लंबाई जो होगी वो क्या होगी बेटा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4, है ना बेटा। तो लैम्डा कितना हो गया, 4l बाई 2n-1, है ना बेटा। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, तो f इक्वल टू b बाई लैम्डा, तो 2n-1 b बाई 4l, बोल बेटा होगा 2n-1 b बाई 4l। ठीक है ना। अब देख बच्चा, अगर मैं बोलूं कम से कम फ्रीक्वेंसी, तो कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बोलो कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, b बाई 4l है बेटा, बोलो, है ना। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ, एक नोड और एक एंटी नोड, बोलो बेटा, है ना। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, इतना ही बनेगा डायग्राम, है ना बेटा। नेक्स्ट हायर
तो हो जाएगा 3v/4l। ठीक, ये फंडामेंटल का कितना गुना है? 3 गुना। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, है ना बेटा? ठीक, डायग्राम देखो ऐसा, ठीक है। अब कहोगे नेक्स्ट हायर, तो नेक्स्ट पुट करो, कितना हो जाएगा? 5b/4l, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, है ना? तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक, है ना? ये देखो फर्स्ट ओवरटोन, ये देखो सेकंड ओवरटोन। बोल बेटा, ठीक है ना? तो उस तरह से बताओ ये फंडामेंटल का कितना गुना है? ये फंडामेंटल का कितना गुना है? 2n-1। इसका मतलब ये 2n-1th हार्मोनिक है बेटा, है ना? और ये n-1th ओवरटोन है, ठीक है? लिख लो। नोट कर ले बच्चा। ओम बोलो। सर वो पहले से था, सॉरी। ओके बेटा। सुहानी। सर यहाँ पे रेजोनेंस किस इवेंट के बारे में बताया गया है? देख बेटा, दुनिया में रेजोनेंस जो है तब ये इस्तेमाल करते हैं जब कोई दो सिस्टम में एक एनर्जी दे रहा हो और एक ले रहा हो, ठीक है बच्चा? यस सर। अगर दोनों का एनर्जी अब्सॉर्ब करने का और एनर्जी रिलीज करने का रेट बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक? ओके सर, ओके सर। तो इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स। यस सर। एक्सटर्नल सोर्स और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गई तो हम कहेंगे रेजोनेंस, ठीक है? यस, है ना? सोर्स एनर्जी दे रहा है और ये अब्सॉर्ब कर रहा है। संदीप। सर हार्मोनिक एंड ओवरटोन सर क्लैरिफाई कर दीजिए सर प्लीज। बेटा अच्छा बता, गिटार देखे हो? गिटार जब कोई गिटार बजाता है, यार म्यूट क्यों हो गए तुम? अनम्यूट हो जाओ। हाँ, गिटार को देखो बेटा, जो गिटार बजाता है कोई, तो फिंगर कभी किसी जगह पे रखता है, कभी किसी जगह पे रखता है, बोलो। यस सर। कभी देखा है ना गिटार बजाने से पहले टाइट करता है उसको, वायर को। यस तो वायर को टाइट कर दिया बेटा तो क्या किया? टेंशन हो गया कांस्टेंट। यस यस। वायर की लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट, बोलो। यस सर। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट। अगर हम कहीं नहीं टच करेंगे वायर को तो पूरा स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा। फिर देखा होगा किसी खास जगह पे दबा देता है वो, है ना? तो लंबाई छोटी कर लेता है ना? तो किसी खास जगह पे दबाने से क्या होता है बेटा? उससे अलग अलग तरह की आवाज आती है ना? यस सर। तो जो आवाज है बेटा, उस आवाज का कुछ नाम है, फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, समझा? यस सर। हाँ, वो आवाज का नाम है, बता ना, हार्मोनिक एंड ओवरटोन, दीज आर म्यूजिकल वर्ड्स। ओके सर। लेकिन वो म्यूजिकल वर्ड कब प्ले होंगे वो हम सीख रहे हैं बेटा। बोलो शुभम, क्या मिस्टेक है? शुभम क्या मिस्टेक है? 5b/4l। हाँ सही बात, सही बात। 5b/4l। देखो बेटा, बाद में एसेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये तुम ऑफिस से पूछो बेटा, मैं नहीं बता पाऊंगा। जल्दी लिख बेटा। सही बड़का आदित्य, आदित्य बिल्कुल सही कहा। रेजिडेंस की वजह से ही आर्मी ट्रूप्स को ब्रीज पे मार्च करने नहीं जाते, बिल्कुल सही बात। रेजिडेंस हो जाएगा तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बड़ा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बड़ा हो जाएगा तो ब्रीज के टूटने की संभावना होगी उससे। तो देखो बेटा, क्या देखा हमने कि अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स्ड हो, अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स्ड हो तो क्या होती है?
हर तरह का हार्मोनी मिलता है बेटा, और हर तरह का ओवरटोन मिलता है ना। लेकिन जब स्ट्रिंग को हम एक एंड फिक्स करते हैं तो क्या मिलता है? थर्ड हार्मोनिक, के बाद मिलता है फिफ्थ हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक मिला ही नहीं। बोलो बेटा, है ना। तो क्या कहोगे? इफ string is fixed at one end, अगर स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स्ड हो, है ना, तो क्या कहोगे? ओनली ऑड हार्मोनिक्स, ओनली ऑड हार्मोनिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड, है ना बेटा, कैन बी ऑब्टेन्ड। बट इफ both ends are fixed, both ends are fixed, है ना, ठीक है, तो कहेंगे all harmonics can be obtained, है ना बेटा। तो सारे तरह के हार्मोनिक प्ले हो सकते हैं, ठीक है, समझे बेटा, है ना। ओवरटोन सभी में आ सकते हैं बेटा, फर्स्ट ओवरटोन इसमें भी है, फर्स्ट थर्ड सेकंड ओवरटोन यहां भी है ना। अब बताओ, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड को देखो और गौर करो कि दो लगातार फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है। तो कहोगे दो लगातार फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फंडामेंटल के बराबर है। बोलो बेटा, है ना, क्या लिखोगे बेटा? इन केस ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट both ends, two consecutive resonance frequencies, two consecutive resonance frequencies have difference equal to fundamental। बोल बेटा, दो लगातार का डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल के बराबर है ना बेटा, ठीक है। लेकिन अगर एक एंड फिक्स्ड है तो एंड इफ वन एंड इज फिक्स्ड, डिफरेंस क्या है? तो कहोगे डबल ऑफ फंडामेंटल, है ना, डबल ऑफ फंडामेंटल। इसमें दिख रहा है ना बच्चा, ये अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो सारे हार्मोनिक आए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, इसका डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल के बराबर है। लेकिन एक एंड फिक्स्ड है तो 1 3 5 7 9, डिफरेंस क्या है? दो का ना हमेशा, ठीक है। लिख लो बच्चे। हर्षद पूछ रहा है ये फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकालते हैं? अरे बेटा बता तो दिए तुमको बेटा, ये फ्रीक्वेंसी निकाल करके देख रहे हैं कि हम किस स्ट्रिंग को किस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करवा सकते हैं। हर तरह के स्ट्रिंग को हर तरह के फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट नहीं कराया जा सकता, है ना। जल्दी लिख बच्चा।
हो गया बच्चा? आगे देखो, देख बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन कहता है बेटा कि ए स्ट्रिंग एट टेंशन 100 न्यूटन एंड लेंथ 1 मीटर है ना बेटा, वाइब्रेट्स है ना बेटा, such that two consecutive resonance frequencies are found। कहता है बेटा दो लगातार फ्रीक्वेंसी जो पाया गया, वो क्या पाया गया? ये पाया गया 625 हर्ट्ज एंड 675 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, है ना? तो पहला सवाल कहता है चेक हाउ इज द स्ट्रिंग। चेक करके बताओ कि स्ट्रिंग कैसा है, वन एंड फिक्स्ड और बोथ एंड फिक्स्ड। एक एंड फिक्स्ड है बेटा या दोनों एंड फिक्स्ड है, ये चेक करके बताना है। दूसरा कहता है फाइंड मास ऑफ द स्ट्रिंग का मास बताओ कितना है। ठीक है, चलो करो। पढ़ेंगे बेटा, पिच के बारे में पढ़ेंगे, इंतजार करो। ओम बोलो बेटा। सर ये जो वर्ड्स है हार्मोनिक, ओवरटोन, ये क्वेश्चन में भी आएगा या हमारे समझने के लिए? क्या ये जो वर्ड्स है? हाँ, क्वेश्चन में आएगा, लिखा रहेगा हार्मोनिक वगैरह। क्वेश्चन करेंगे, देखना अभी। हाँ। सिद्धार्थ बोलो बेटा। सिद्धार्थ बोलो। सर वो इससे पहले जो सर आपने 2 पॉइंट लिखाया था ना। हाँ बच्चा। सर उसका सेकंड पॉइंट सर लिख नहीं पाए सर, एक बार बोल दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में लिखवाया था बेटा कि देखो अगर स्ट्रिंग फिक्स दोनों एंड पे होगा ना, यस सर, तो दो लगातार फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस फंडामेंटल के बराबर होगा। ठीक है और सर। अगर दोनों एक एंड फिक्स्ड होगा तो डिफरेंस फंडामेंटल का डबल होगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा। यस। अब देखो सोल्यूशन में, तो देख बेटा अगर 625 है और 675 है ना, तो मैंने माना कि एज्यूमिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, है ना बेटा। तो अगर दोनों एंड पे फिक्स्ड है, है ना बेटा, तो इसका डिफरेंस फंडामेंटल के बराबर होना चाहिए, है ना बेटा। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? 675 माइनस 625 इक्वल टू 50 हर्ट्ज। बोलो बेटा, है ना? ठीक है। और कोई भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी,
और कोई भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, ये क्या होना चाहिए बोलो, क्या होना चाहिए, फंडामेंटल इंटू एन। बोलो बेटा, फंडामेंटल इंटू एन। बताओ ऐसा है क्या इन दोनों में, ऐसा है क्या? 50 इंटू एन आ रहा है क्या? नहीं ना बच्चा, नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे नॉट पॉसिबल। बोलो बेटा, दोनों एंड फिक्स्ड नहीं हो सकता, है ना बेटा। ठीक है, अब कहो इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड एट वन एंड है। बोलो बेटा, है कि नहीं, इसका मतलब फिक्स्ड एट वन एंड है। अब देखो बेटा, अगर फिक्स्ड एट वन एंड है तो फिर क्या कहेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, फंडामेंटल का दुगना होना चाहिए। इसका मतलब 2f0 इक्वल टू 50, तो f0 हो गया कितना बेटा, 25 हर्ट्ज, है ना। और f0 इतना हुआ, इसका मतलब v/4l इक्वल टू 25, लंबाई बेटा थी 1 मीटर, इसका मतलब v हो गया 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रूट t/म्यू। सॉल्व करो, आएगा म्यू इक्वल टू 10 ग्राम पर मीटर। ठीक है बेटा, लिख लो। नोट कर ले बच्चा। अच्छा, मास निकालना था, स्ट्रिंग का मास, तो म्यू ना आया बेटा, तो मास क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एल, ये हो जाएगा बेटा 10 ग्राम, मास हो जाएगा बच्चा 10 ग्राम। ठीक है, जल्दी लिखो। इरेज कर रहा हूं बच्चा, देखो। क्वेश्चन देखो अगला। अगला क्वेश्चन कहता है ए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी। ठीक है बेटा, ए और बी दोनों को वाइब्रेट कराता है। ठीक है, कहता है बेटा स्ट्रिंग ए ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 10 ग्राम पर मीटर, 10 ग्राम पर मीटर एट टेंशन 100 न्यूटन in fixed at both ends in third harmonic। ठीक है बेटा, है ना। एंड स्ट्रिंग बी of linear mass density 40 ग्राम पर मीटर, 40 ग्राम पर मीटर, है ना बेटा, इन फिक्स्ड एट वन एंड इन फर्स्ट ओवरटोन। इसको वाइब्रेट कराया फर्स्ट ओवरटोन में। ठीक है बच्चा, तो कहता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, है ना। तो कहता है फाइंड टेंशन
इन स्ट्रिंग बी, बी वाले स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा। ठीक है, चलो बनाओ बनाओ बेटा इसको। चिन्मय बोलो बेटा। सर वो पिछले वाले सवाल में आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे निकली, मतलब जो पहले वाला केस में करा क्या था समझ में नहीं आया था मेरे को। पहले देखो, मैंने पहले मान लिया कि स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स्ड है। ठीक है, ओके सर। अगर दोनों एंड पे फिक्स्ड है तो क्या बताया था मैंने कि दो लगातार फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फंडामेंटल होना चाहिए। यस सर। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना था, 50। हाँ सर। तो अब बताओ अगर 50 है तो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए, F0 इंटू एन है बेटा, सर 50 की मल्टीपल होनी चाहिए। होना चाहिए ना, लेकिन 625 क्या 50 का मल्टीपल है? नहीं सर। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। यस सर। यस। अब समझ में आया? यस सर। इसका मतलब एक एंड फिक्स्ड है, यस सर, है ना? समझ में आ गया तो सर। अगर बोलो, हाँ सर आ गया सर। तो अगर बताओ एक एंड फिक्स्ड होगा तो दो लगातार का डिफरेंस कितना होता है फिर? सर 2 इंटू फंडामेंटल जो होती है। तो लिख दिया 2 इंटू F0 बराबर लिख दिया, F0 निकल गया। यस सर। और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड में फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या था, V/4L ना? यस सर। समझ गए? हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। आर्यन, सर ये पूछना था कि सर सोनोमीटर वायर क्या होता है। बताएंगे, इंतजार करो। ओके सर। करो बच्चों करो। चल देख बेटा, मैं करता हूं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा कि ट्यूनिंग फॉर्क तो एक ही ना है बेटा, बोलो। छूट गया। ट्यूनिंग फॉर्क तो एक ही ना है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, सोर्स, है ना? तो सोर्स दोनों का सेम है। अगर सोर्स दोनों का सेम है बेटा, इसका मतलब ए का फ्रीक्वेंसी और बी का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। बोल बेटा, ठीक है ना? अब देख बेटा, स्ट्रिंग जो हमारा है वो क्या है, फिक्स्ड एट बोथ एंड है, दोनों एंड फिक्स्ड है और थर्ड हार्मोनिक में है। तो इसके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 3BA/2LA। बोल बेटा, है ना? और इसका क्या बोलता है बेटा, वन एंड पे हमारा है तो इसमें कहता है फर्स्ट ओवरटोन। एक एंड फिक्स्ड है और फर्स्ट ओवरटोन है, इसका मतलब फर्स्ट ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनी है बेटा। बोलो 3BB/4L। बोल बेटा, है ना? दोनों एंड फिक्स होगा बेटा, दोनों एंड फिक्स होगा तो क्या कहोगे, बोलो। थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 इंटू फंडामेंटल। जब वन एंड फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, सिर्फ ऑड हार्मोनिक आएंगे बेटा, और फर्स्ट हार्मोनिक थर्ड, फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो लेंथ दोनों का बराबर था। क्वेश्चन में कहा है कि लेंथ दोनों का बराबर है बेटा। 3 कट गया, 2 कट जाएगा 2 टाइम्स। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए, है ना बेटा? ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ टी बी अपॉन म्यू बी, ये होगा स्क्वायर रूट टी ए अपॉन म्यू ए, है ना बेटा? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, टेंशन एट बी बाई म्यू एट बी इज इक्वल टू 4 ऑफ टेंशन इन ए बाई म्यू ऑफ ए। तो टेंशन एट बी इक्वल टू 4 इंटू टेंशन ऑफ ए। एक का टेंशन कितना हो गया, ये हो गया 100 न्यूटन इंटू म्यू बी बाई म्यू ए। तो म्यू बी अपॉन म्यू ए कितना था बेटा, 4 था ना? इसका मतलब हो गया
1600 न्यूटन। ठीक है बच्चा, लिख लो। जल्दी नोट कर बेटा। जल्दी नोट करो। देखो बेटा आगे अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि मान लो बेटा स्ट्रिंग, ये पुली और नीचे एक ब्लॉक लटका है 10 किलोग्राम का, और ये हमारा है बेटा म्यू लीनियर मास डेंसिटी 10 ग्राम पर मीटर। ठीक है बच्चा, कहता है बेटा स्ट्रिंग और ये लंबाई तुम दे रहे हैं, चलो हम 80 सेंटीमीटर। कहता है बेटा द स्ट्रिंग vibrates in fourth harmonic with the help of a tuning fork। ठीक है बेटा, है ना? ठीक, अब कहता है कि if block is immersed in water, it vibrates in fifth harmonic with the same tuning fork, है ना बेटा? तो कहता है फाइंड डेंसिटी ऑफ ब्लॉक की डेंसिटी क्या है। ठीक है बेटा, ये तुमको दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी है बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, और जो लंबाई दी हुई नहीं है, म्यू भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है बेटा, चलो बनाओ तो। ये दिया हुआ नहीं है, चलो बनाओ। हाँ बेटा, अब करेंगे डिस्कस ओम। 50% से ऊपर मार्क्स रखो दोनों में बेटा, कोशिश करो 50% से ऊपर रखोगे तो अच्छा रहेगा हमेशा। सेम ट्यूनिंग फॉर्क, सेम फ्रीक्वेंसी, है ना बच्चा? नहीं बेटा, एमसीटी एपीटी अलग होता है ना। एमसीटी होता है तुम्हारा मेंस पैटर्न टेस्ट बेटा।
करो बच्चा करो। चल देख बच्चा मैं करता हूं। देखो बेटा ट्यूनिंग फॉर्क सेम है तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होगी, है ना बेटा। ठीक, पहले जब हवा में था तो कौन सा हार्मोनिक था? फोर्थ ना बेटा। अब देखो इसके दोनों एंड फिक्स्ड है बेटा, बोलो ये तो एंड फिक्स है ही, और ये जो पुली पे बंधा हुआ है ये भी मूव नहीं कर सकता, तो क्या कर दोगे? v बराबर 4v/12, बोलो बेटा, है ना। और बाद में क्या हो गया? फिफ्थ हार्मोनिक, इसका मतलब ये हो गया बेटा 5b/4l, बोलो, है ना बेटा। क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, है ना बच्चा। अब देखो पहले ये हवा में था बेटा और फिर डुबा दिए पानी में, तो स्ट्रिंग का टेंशन वेरी कर जाएगा ना बेटा। जब स्ट्रिंग का टेंशन वेरी करेगा इसका मतलब वेलोसिटी वेरी करेगा, बोलो ठीक है। सो 12, ठीक है बेटा। तो 12 तो कट गया, इसका मतलब 4 इंटू ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट t बाई म्यू, और ये हो गया 5 इंटू स्क्वायर रूट t डैश बाई म्यू, म्यू कट गया तो हो गया 16, टेंशन हो गया बेटा mg, और ये 25 तो हो गया mg माइनस बाई एनसी, बोलो बेटा डुबा दोगे पानी में तो mg माइनस बाई एनसी हो जाएगा, है ना। तो देखते बेटा 16 इंटू mg क्या होगा? v इंटू डी इंटू जी बराबर 25, v इंटू डी इंटू जी माइनस बाई एनसी, v इंटू रो इंटू जी, है ना बेटा। अब सबका v और g कैंसिल कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 16d इक्वल टू 25d माइनस 25 रो, इसका मतलब 9d बराबर 25 रो, तो d इक्वल टू 25 बाई 9 रो, इसका मतलब 25,000 बाई 9 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, समझ गए? लिख ले फटाफट। गोपाल बोलो। सर इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का फॉर्मूला क्यों लगाया? यहाँ तो एक ही एंड फिक्स्ड है ना, और दूसरा एंड कहाँ है उसका? दूसरा एंड पुली पे और ब्लॉक से अटैच्ड पुली पे है। पुली से अगर मान लो लगा हुआ है स्ट्रिंग और नीचे ब्लॉक लटका हुआ है, भारी ब्लॉक लटका हुआ है ना। तब बताओ स्ट्रिंग को हिलाओगे अगर तो क्या पॉइंट मूव करेगा? पुली वाला पॉइंट? नो सर। इसका मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड। ओके सर, थैंक ठीक यू। ना? ओके, जल्दी लिखो बेटा। हाँ कर दूंगा बेटा। मास्क का अभी कोई यूज नहीं आया बेटा, सही बात है। सागर बोलो। सर जब ब्लॉक को पानी में गिराएंगे तो वो एंड लूज नहीं होगा? बेटा गिराएंगे नहीं, मान नीचे एक पानी से भरी लगा देंगे बाल्टी। यस सर। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा ठीक है। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं। अब निकालो बच्चा होमवर्क। अभी क्या करना है बताओ डिस्कस हम लोग को? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 फ्लूट करना है। ओके, निकालो बेटा फ्रूट्स की सीट। फ्रूट्स का एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 3 1 2 3 सब पूछ लिया? देखो भाई एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकाला जाए।
बोल बेटा, फर्स्ट पूछना है। देखो बेटा फर्स्ट में कहता है क्लोज लिक्विड ट्यूब हैज द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L इक्वल टू 3 मीटर, कंटेन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 लिक्विड विच डू नॉट मिक्स। ठीक है, देख तो बच्चा कहता है x की वैल्यू निकालो। ध्यान दे बेटा, गिवन कंडीशन में मान ले बेटा कि इस जगह का प्रेशर P है ना, यहाँ मैंने बनाया डॉट, अभी देखो उस जगह प्रेशर P मान लिया मैंने, ठीक है। तो देखते बेटा इस जगह का प्रेशर क्या होगा, तो कहोगे इस जगह प्रेशर होगा बेटा, सबका लिक्विड कैसा है, कहता है बेटा इनकी डेंसिटीज बेटा AP में है, डेंसिटीज AP में है। इसका मतलब अगर इसकी डेंसिटी मैं D मान लूं तो इसकी डेंसिटी मान लिया जाए, सबसे भारी कौन होगा बोलो इसमें, नीचे वाला ना, तो ये D प्लस अल्फा मान लो और इसका डेंसिटी D प्लस 2 अल्फा मान लो, ठीक है बच्चा। अब देख दो इधर का D डेंसिटी हमारा, तो इस वाले पॉइंट का डेंसिटी क्या होगा, इस वाले पॉइंट का क्या होगा प्रेशर, तो कहोगे इसका प्रेशर P मान लिया, तो P प्लस क्या होगा D इंटू G इंटू हाइट कितना है बेटा ये, तो कहोगे L माइनस एक्स है ना बेटा, इंटू कॉस थीटा, एंगल ये हमारा थीटा है बेटा, है ना। अब क्या लिखोगे इधर, अब बताओ यहाँ कितना प्रेशर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे, तो फिर प्लस, तो कहोगे D प्लस 2 अल्फा इंटू G इंटू H कितना हो गया बेटा x कॉस थीटा, बोल बेटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब देखो बेटा इधर से यहाँ का प्रेशर पता हम लोग को है ना बेटा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रेशर, तो कहेंगे प्रेशर P प्लस ये हो गया बेटा D इंटू G इंटू x कॉस थीटा प्लस, अब देखो यहाँ कितना प्रेशर, तो यहाँ होगा बेटा प्रेशर D प्लस अल्फा इंटू G इंटू L माइनस एक्स कॉस थीटा, बोलो बेटा, होगा ना, ठीक है। तो अब देख बच्चा यहां से प्रेशर P और प्रेशर P कट गया, जब प्रेशर P कट गया तो अब सबका देख बच्चा कॉस थीटा भी कट जाएगा, है ना, ठीक है, सबका G भी कट जाएगा, सबका G भी कट जाएगा, है ना, तो क्या बच गया देखो, ये आ गया तुम्हारा D ऑफ L माइनस एक्स प्लस, सबको अलग अलग कर लो, सबको अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा बच्चा ये जगह DL माइनस DX प्लस DX प्लस 2 अल्फा x बराबर DX प्लस DL माइनस DX प्लस अल्फा x माइनस अल्फा L, होगा बेटा, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, जैसे कि देख बेटा ये DL और ये DL कैंसिल हो गया है ना बेटा, ये DX और ये DX कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा, ये DX और ये DX कैंसिल हो गया है ना बेटा, और सबका देखो अल्फा भी कट जाएगा, अल्फा भी सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा, बचेगा बेटा 2 अल्फा 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स, इसके मतलब बेटा x इक्वल टू L बाई 3, बोल बेटा, समझ गए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देख बच्चा, 3 कहता है फिगर शोज ए स्टिक ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, क्रॉस सेक्शन दिया है तुमको, लंबाई दिया है 4 मीटर, वेट है 2.5 kg, इक्विलिब्रियम में है, डिटरमाइन इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल निकालना है बेटा, है ना। तो देखो बेटा 1 मीटर डूबा हुआ है ना, तो क्या क्या फोर्स लगेगा देखो, इसके सेंटर ऑफ मास से बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना बेटा, और जितना पार्ट इसका डूबा हुआ है, कितना डूबा हुआ है देखो, इतना पार्ट डूबा हुआ है ना, बोलो बेटा, ये डूबा हुआ पार्ट है ना, पानी है ना ये, तो पानी का देखो बायंसी फोर्स जो है वो सिर्फ इतनी लंबाई पे लगेगा ना, बोलो बेटा, इतना ही लंबाई डूबा हुआ है ना, तो इससे बायंसी फोर्स लगेगा बीच से बायंसी बी, बोलो,
ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देख के बताओ, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बेटा वो पूरी लंबाई की आधी होगी, इसका मतलब 2 मीटर फोर्स लग रहा है ये, बोलो। ठीक है, यहां से यहां की लंबाई 2 मीटर है बेटा, है ना। अब चलो बायनेंसी की बात करते हैं। देखते बेटा, ये वाला पॉइंट को मैंने मान लिया ए, ये वाला पॉइंट को मान लो ए, और इसको मान लो बी या सी मान लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल थीटा, देखना बेटा, बोलोगे क्या, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1/AC। इसका मतलब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। ठीक है, तो बायनेंसी फोर्स कहाँ लगेगा, AC का आधा पे। तो अभी देख बेटा, ये रॉड नहीं घूम रहा, अगर ये रॉड नहीं घूम रहा इसका मतलब क्या कहेंगे, नेट टॉर्क अबाउट A इक्वल टू 0। तो A के अबाउट टॉर्क कितना लिखेगा बेटा, लिखेगा mg इंटू, ये हो जाएगा 2 मीटर इंटू कॉस थीटा, है ना बेटा। और क्या लिखोगे, बायनेंसी फोर्स माइनस A इक्वल टू कर लो बायनेंसी इंटू डिस्टेंस बेटा AC/2 कॉस थीटा, बोल बेटा, होगा ना। अब देख बेटा, इस केस में यहाँ देख कॉस और कॉस कट गया, है ना। अब mg, बॉडी का mg क्या लिखोगे, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A मान लो तो mg क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी d, बोल बेटा, होगा इंटू 2 बराबर बायनेंसी फोर्स। अब देख बच्चा, डूबा हुआ कितना है, ये डूबा हुआ कितना था बेटा ये, तो कहोगे एरिया A इंटू लंबाई हो गया बेटा AC, बोलो, है ना। ये क्या हो गया हमारा, AC इंटू क्या हो जाएगा, AC इंटू V, ये वॉल्यूम हो गया ना रे, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया रो इंटू G, ठीक है बेटा, इंटू डिस्टेंस AC/2। बायनेंसी फोर्स बेटा जितनी लंबाई डूबी होगी ना उसके मिड पॉइंट पे लगेगा, तो एरिया हमारा हो गया बच्चा कैंसिल, ठीक है। तो लंबाई L हमारा कितना दिया हुआ, देखो लंबाई L था बेटा 4 मीटर। अच्छा, उतना करने की जरूरत नहीं थी बेटा हम लोग को, रुको रुको, क्योंकि मास दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है बेटा, सीधे मास पुट करो डायरेक्ट, है ना। मास दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये था 2.5 इंटू G इंटू 2 बराबर बायनेंसी, बायनेंसी कितना हो गया, तो कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू AC हो गया बेटा क्या, वॉल्यूम इंटू रो इंटू G इंटू डिस्टेंस AC/2। अब देख बेटा, एरिया कितना हो गया, कितना कहोगे, 25 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना बेटा। और AC का डिस्टेंस देखो, ये हो गया 1/sin थीटा। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर पता ही है तुमको, ये होता है 1000 इंटू G इंटू AC/2। AC/2 क्या हो गया, तो कहेंगे फिर से 1/ ये हो गया 2sin थीटा। अब इसमें से sin थीटा निकाल ले बेटा, तो एंगल निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलो, राजा ने पूछना 489, देखो बेटा 4 में figure shows a cubical block of size 10 centimeter and relative density 1.5 suspended by wire of cross section area इतना, breaking stress of the wire दिया हुआ है, block is pressed in the beaker of cross section area इतना, कहता है बेटा the top surface of block and conside there is a pump at the bottom corner which ejects 2 centimeter cube of water per second constantly. The time at which the wire will break is, कहता है बेटा ये वायर कब टूटेगा, देखो 4 नंबर सवाल में, देख बेटा वायर कब टूटेगा, तो बोलते बेटा इसके बारे में लिखा है ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया है, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है बेटा इतना ना, बोलो है ना। इसका मतलब स्ट्रेस से फोर्स कैसे निकालोगे, तो टेंशन होना चाहिए बेटा स्ट्रेस इनटू एरिया, होता है ना फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस। तो स्ट्रेस दिया है बेटा 7 इंटू 10⁶ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वायर का कितना एरिया है देखो 10⁻⁻⁶, इसका मतलब 7 न्यूटन, बोलो बेटा, समझा ना। तो रस्सी जो हमारा है वो 7 न्यूटन से ज्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना बेटा। अब जब तुम पाई निकालते जाओगे बेटा, तो क्या होगा, पाई निकालते जाओगे
है ना, तो पानी घटता जाएगा। ठीक है, तो अब देख बच्चा, मान ले पानी घट गया, मान ले बेटा पानी घट करके यहाँ पहुंच गया, बोलो पानी बेटा घट करके यहाँ पहुंच गया मान लो। ठीक है बेटा, पानी घट करके यहाँ पहुंच गया, है ना बेटा। मैंने मान लिया कि पानी जो है बेटा वो सिर्फ अभी इतना ही है ना, इतना मतलब इसका मतलब मान लो एक्स वाला पार्ट बाहर निकला हुआ है, तो एक्स वाला पार्ट बाहर निकला हुआ है तो क्या लिखोगे, टेंशन टी बराबर mg माइनस बाय एनसी, है ना बेटा। तो टेंशन हो गया 7 न्यूटन, मास दिया हुआ है कितना है इसका, देखो मास कितना, तो देख बेटा इसका डेंसिटी दिया हुआ है ना, और साइड लेंथ दिया हुआ है ना बेटा, है ना। तो मास निकाल सकते हो, कितना लिखोगे, मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक। तो देख बेटा रिलेटिव डेंसिटी 1.5, इसका मतलब क्या आएंगे, वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा इसका डेंसिटी, है ना बेटा। और इससे देखो 10 सेंटीमीटर तो 0.1 मीटर का क्यूब, इसका मतलब हो गया ये 1.5 किलोग्राम, है ना बेटा। पुट कर ले तो ये हो गया 1.5 इंटू जी माइनस बाय एनसी, तो बाय एनसी हो गया बेटा कितना डूबा हुआ है देखो, तो कहोगे एरिया, एरिया हो गया 0.1 इंटू 0.1, है ना बेटा। ठीक है, इंटू एक्स में से 0.1 माइनस एक्स, बोल बेटा, है इतना डूबा हुआ है ना, इंटू रो इंटू जी, रो हो गया बेटा 1000 इंटू जी। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया देखो बेटा, तो कहेंगे 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो गया बेटा 15 माइनस 7, तो ये हो गया 8 न्यूटन, 8 डिवाइडेड बाई 0.01, है ना, इंटू 1000 इंटू जी, ये कितना हो जाएगा, खत्म, ये हो जाएगा 8, है ना बेटा। नहीं 8 नहीं होगा, ये होगा 0.12, खत्म, जगह 8 बाई 100, ये हो जाएगा बेटा 0.08, इसका मतलब बेटा x इक्वल टू 0.02, इसका मतलब बेटा 2 सेंटीमीटर, समझा। इसका मतलब 2 सेंटीमीटर जगह खाली हो जाए तो पानी बाहर तो काम हो जाएगा हमारा, है ना बेटा। तो अब बताओ 2 सेंटीमीटर पानी खाली होने में, 2 सेंटीमीटर पानी खाली हुआ, अगर ऊपर से अगर 2 सेंटीमीटर पानी खाली हुआ, है ना बेटा, तो कितना समय लगेगा पूछा है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, टैंक का कितना एरिया है, टैंक का कितना एरिया है बेटा, टंकी का कितना एरिया था, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो टंकी का एरिया लिखा है ना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बेटा। इसका मतलब कितना बाहर निकल गया बताओ, इतना अगर गहरा हो गया पानी तो कितना बाहर निकल गया, 200 इंटू 200 इंटू एक्स, 200 इंटू एक्स बराबर ये निकल रहा है बेटा 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 2t, इसका मतलब t बराबर 100x, x था बेटा 2, तो ये हो गया 200 सेकेंड, समझा बेटा। अल्फा बराबर हो जाएगा 10, समझ गया। आगे चलो, आगे चलो, 8 9 कहा था किसने, आयुष कह रहा है 5 चाहिए उसको, बेटा 5 से खुद से कर बेटा, 5 आसान है। 8 9 देख लो, 8 कहता है नॉन विस्कस लिक्विड, डेंसिटी कांस्टेंट है ना, एरिया इतना, ये भी खुद से कर बच्चा, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट लगाओ, 8 नंबर में, 8 नंबर है वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट लगाओ। कहता बेटा कितना ऊपर जाएगा, अरे बच्चा देखो सवाल में कहता है 4 टाइम्स, अगर ये एरिया स्मॉल है तो ये वाला एरिया 4 है, ठीक है बच्चा। अरे बेटा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बाय द प्रेशर इज इतना, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पीवी अपॉन वी, ये हो गया पी, समझा। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर ही होगा। देखो बेटा 9 नंबर में कहता है अगर ए एरिया ए, यहाँ इसका मतलब यहाँ स्पीड v होगा तो यहाँ स्पीड e/4 होगा, बोलो
है ना बेटा। तो अब अगर यहां से यहां लगाओ बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम से v निकाल लो, और जब v निकल जाएगा तो √2gh। ठीक है, और क्या दिया था होमवर्क? चिन्मय को 6 पूछना है। चिन्मय देखो भाई 6 में, a tank containing gasoline is sealed with gasoline under pressure P0. The stored gasoline has density इतना. A sniper fires a rifle bullet into the gasoline tank, making a small hole 53 meter above the tank surface of gasoline. Total height of gasoline बेटा 73 मीटर है। ठीक है, हाँ। अब कहता है the jet of gasoline shooting out of the hole strikes the ground at distance 80 meter from the tank initially, if the pressure above the gasoline surface is इतना। तो क्या दिक्कत है बेटा? रुको एक मिनट। The jet of gasoline shooting out of the hole strikes the ground at a distance of 80 meter from the tank. अच्छा, पी नॉट की वैल्यू निकालनी है, पी नॉट की वैल्यू निकालनी है बेटा हम लोग को, है ना। चल ध्यान दे बेटा, अब मान ले यहाँ वेलोसिटी अगर v है और ये 80 मीटर आ रहा है और ये हाइट 20 मीटर है ना बेटा, तो बोलोगे 20 बराबर हाफ gt स्क्वायर, तो टाइम आ गया बेटा तुम्हारा 2 सेकंड, है ना। टाइम अगर आ गया 2 सेकंड बेटा, तो कहोगे 80 मीटर ट्रेवल कर गया 2 सेकंड में, है ना। 80 मीटर ट्रेवल कर गया 2 सेकंड में, है ना बच्चा। तो ये v कितनी होनी चाहिए? तो कहेंगे 80/2, तो ये हो गया बेटा 40 मीटर पर सेकंड। बोलो, वेलोसिटी हो गई बेटा 40 मीटर पर सेकंड। तो अगर जब वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो गई है, तो अब यहां और यहां बर्नौली थ्योरम लगा दो। कैसे लगाओगे, कैसे लिखोगे बेटा? तो कहोगे यहां का प्रेशर है P0 प्लस हाइट हो गया, तो रो इंटू जी बराबर 53 मीटर बराबर यहां कितना बोलोगे? वहां गैस बाहर निकल रही है P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, वी निकल चुका है, पुट करो तो P0 निकल जाएगा। अच्छा ये P0 है, P0। अच्छा ये P मान लो, इसको इसको P मान ले बच्चा। ठीक है, तो तुम्हारा P निकल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। देखो तो बच्चा, इसमें कहा गया है the figure shows a commonly observed decrease in diameter of water stream as it falls from a tap. The tap has internal diameter d0 and connected to a large tank of water. Surface of water is at a height b above the end of the tap. By considering the dynamics of thin cylinder of water, ठीक है बेटा, कहता है equation of flow rate as a function of water speed v will be equation of flow rate mass of water flowing through the given point in the stream। कहता है इस वाले में मास फ्लो रेट क्या होगा? तो क्या लिखते हो मास फ्लो रेट? dm/dt क्या बताया था? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना बेटा। ठीक है, तो देखो, तो अगर तुम इस वाले पॉइंट की बात करना चाहो तो क्या लिखोगे? तो कहोगे होना चाहिए पाई इंटू d0 स्क्वायर बाई 4 इंटू रो इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ है बेटा v0 बराबर। अब अगर नीचे कहना चाहो तो क्या कहोगे? यहाँ पे कहना चाहो तो क्या कहोगे? यहाँ कहोगे पाई d स्क्वायर बाई 4 इंटू रो इंटू v0 वेलोसिटी v। बोलो, ठीक है बेटा, वहां की वेलोसिटी v है। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? तो इसका आंसर हो गया, देखो तो ए हो सकता है कि नहीं? ए हो सकता है ना, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, आगे चलो सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फैक्ट। अब बताओ, देखो बेटा दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर तो क्या लिखोगे? d0 स्क्वायर v0 बराबर d स्क्वायर v। बोल बेटा क्या होगा? तो d बराबर d0 v0 बाई v हो जाएगा बेटा। ठीक है,
अब देखो थर्ड में, इक्वेशन फॉर द वाटर स्पीड v एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिलो द टैप इज, कहता है बेटा x बिलो द टैप स्पीड क्या होगी। तो देख बच्चा इस वाले पॉइंट को देख के बता, तो ये v नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखो बेटा इससे कितना ऊंचा पानी है, b ऊंचा है ना, तो स्क्वायर रूट, अच्छा बाकी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। चाहो देखो यहाँ और यहाँ लगाना बर्नौली थ्योरम, निकल जाएगा ये। आगे चलो, टाइम भी खत्म हो गया। चलो आगे का होमवर्क दे देता हूं। देखो बेटा, तो फ्लूइड खत्म हो गया ना हम लोग का, फ्लूइड तो खत्म हो गया, ठीक है। इलास्टिसिटी विस्कोसिटी में देखो बेटा, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी में दे रहा हूं होमवर्क। एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था इसका, एक्सरसाइज 2 पूरा हो गया था ना, पार्ट 3 दे दिया था, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कर लो, ठीक है। और स्ट्रिंग वेव का, स्ट्रिंग वेव में क्या कर चुके हैं हम लोग हैं, कुछ किया है क्या, नहीं। तो सेक्शन ए और बी कर लो।